ओके, तो हमने कल इन्वेस्टमेंट डिसीजन किए थे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं बेटा? मैम फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है फिक्स में कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जो आपके करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, उनमें कितना अपने बिजनेस को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो आपको बताया था कि 2 टाइप्स होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के भी। कौन कौन से? एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमने किए हुए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि जो फिक्स एसेट्स है, जो लंबे टाइम तक बिजनेस में रहेंगी एसेट्स, ठीक है, उनके रिगार्डिंग डिसीजन लेना कि कितना इन्वेस्ट करना है। बाकी फिक्स एसेट्स के को भी एनालाइज करना कि कितना इन्वेस्ट करेंगे ताकि बिजनेस को जो है वो फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अब नेक्स्ट था आपका कि हमने कल किया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें क्या किया जाता है, किससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या किया जाता है, किससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं? करंट एसेट से रिलेटेड डिसीजन जो लिए जाते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं। अब शॉर्ट टर्म एसेट्स और करंट एसेट्स एक ही होती हैं, तो वो क्या होंगी? शॉर्ट टर्म, जैसे स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, कैश हो गया, इससे रिलेटेड जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस में जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बहुत मैटर करते हैं। जैसे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए या डे टू डे नीड्स जो होती हैं बिजनेस में, उनको पूरा करने के लिए या उनके लिए जो है वो करंट एसेट्स की जरूरत होती है, ठीक है, समझ गए। अब सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। हेडिंग दो बेटा, सभी हेडिंग देंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन लिख लिया सभी ने? फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन है, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन होंगे। क्लियर? क्लियर बेटा? यस मैम। यस। फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन होंगे। तो अब फाइनेंस देखो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, कंपनी है, उनमें क्या होता है, उनके उसमें जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसे की जरूरत होती है, अमाउंट की जरूरत होती है ना, बड़े ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? कंपनी को पैसे की जरूरत है, खुद को एक्सपैंड करना है या फिर उसको जैसे इन्वेस्ट करना है फिक्स एसेट्स में, तो उसको तो ज्यादा अमाउंट की जरूरत होगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? फाइनेंसिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में जो है वो क्या आएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन में आएगा कि जो बिजनेस का टोटल कितने फंड की जरूरत है, कितना अमाउंट जो है बिजनेस को चाहिए, ठीक है। अब वो पता लगा लिया, तो वो अमाउंट जो है कहाँ कहाँ से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। एक बिजनेस जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो है वो अपने उसको पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकती है? उसके जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज होते हैं, तो उसमें क्या कर सकती है वो? इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती है। पढ़ रहे हैं ना हम अकाउंट्स में, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, वो शेयर से रिलेटेड ही है ना। तो इक्विटी शेयर जो है वो इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, रिटेन अर्निंग से पैसा जो है वो अरेंज कर सकती है, फंड जो है वो अरेंज कर सकती है, डिवेंचर्स इशू करके वो फंड अरेंज कर सकती है, लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू जो है वो अरेंज कर सकती है फंड्स, ठीक है। अब फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन देखो, हेडिंग लिख लिया सभी ने। सेकंड डिसीजन है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। It refers to the determination as to how the total funds required by the business will be obtained from various long-term sources. अब देखो, लॉन्ग टर्म सोर्सेस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मतलब 2 टाइप्स के होते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म सोर्सेस से इकट्ठा कर सकती है कंपनी, और शॉर्ट टर्म जो है सोर्सेस उससे इकट्ठा कर सकती है कंपनी फंड्स। बट जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो उसके लिए कंपनी को जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस ही उसको फॉलो करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस से ही फंड अरेंज करना पड़ता है।
सबसे पहले तो ये डिटरमाइन किया जाता है कि हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, मतलब कितनी जरूरत है और वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से इसको इकट्ठा किया जा सकता है फंड्स को। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज चीफली। अब देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज क्या क्या है, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे लाइन लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज जो है वो क्या क्या होते हैं, इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स को इशू करके वो क्या कर सकती है, फंड अरेंज कर सकती है, जैसे हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रहे हैं बेटा। यस ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स है उसको क्या कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स इशू कर देती है। ठीक है, जो इशू करती है तो जो पब्लिक है उसको परचेज करती है उनके शेयर, कंपनी के शेयर्स को, और फिर क्या करती है वो कंपनी को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर जो है, प्रेफरेंस शेयर को इशू करके कंपनी जो है फंड अरेंज कर सकती है। ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। ओके, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग क्या होती है, पता है किसी को रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग होती है जब कंपनी को या बिजनेस को प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट होने के बाद, ठीक है, वो प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड जो है वो दे दिया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट बचता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ओके, फिर उसके वहां से भी उसको पैसा जो है वो वहां से अरेंज कर सकती है। फिर डिवेंचर्स, ठीक है, डिवेंचर्स भी आप पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल के बाद डिवेंचर्स हैं। डिवेंचर्स होते हैं कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, डिवेंचर से। फिर लॉन्ग टर्म लोन, जो लंबे टाइम तक जो लोन्स लिए जाते हैं ना, उनके थ्रू भी फाइनेंस जो है वो अरेंज कर सकती है। मतलब ये आपको सोर्सेस बताए गए हैं कि कंपनी को जो पैसे की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पैसा इकट्ठा कर सकती है। बट ये जो जितने भी सोर्सेस है ना, वो उनकी अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो डिसीजन लेने पड़ता है कि कितना जो अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म लोन से या डिवेंचर से इकट्ठा किया जाए या लिया जाए, या फिर कितना अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर के प्रेफरेंस शेयर को इशू करके लिया इकट्ठा किया जाए। ठीक है, तो ये डिसीजन जो लेने पड़ते हैं उनको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता है कि कंपनी क्या जब उसका मन करे तो वो इक्विटी शेयर इशू कर दे, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, ऐसे ऐसे करके वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। ओके, अगर वो कंपनी का जो मन आ रहा है वो वहीं से पैसा इकट्ठा कर रही है, कभी डिवेंचर इशू कर रही है, कभी लॉन्ग टर्म, ऐसा अपनी मर्जी से अगर बिना सोचे समझे ऐसे करेगी तो कंपनी तो लॉस में चली जाएगी। क्योंकि सबसे इनको ये जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना ये बहुत रिस्की रहते हैं। ठीक है, रिस्की होते हैं, और साथ में जैसे जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स ले लिया, इनके भी अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं। तो सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर से कैपिटल से अरेंज किया जाए, कितना जो है रिटेन अर्निंग से, कितना डिवेंचर से, कितना लॉन्ग टर्म लोन से अरेंज किया जाए। ओके, यस मैम। नेक्स्ट है एन एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑल द सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल डेब्ट कैपिटल। अब डेब्ट कैपिटल क्या होती है, डेब्ट कैपिटल में इंक्लूड होता है, आपको एमसीक्यू आ सकता है, डेब्ट कैपिटल में क्या इंक्लूड होता है, लाइन लगाओ इसके नीचे। इट इंक्लूड्स बोथ द डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। अब डेब्ट कैपिटल क्या होती है, डेब्ट कैपिटल क्या होती है, आप इसे याद रख सकते हैं, डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म, क्या बन गया आपका डेब्ट कैपिटल। ओके, लिखते भी चलो साथ साथ में। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अब बोला है कि जो डेब्ट कैपिटल है, जैसे डिवेंचर्स इशू करते हैं और लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू जो फाइनेंस अरेंज करते हैं, फंड अरेंज करते हैं, इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज। बोला सबसे चीपेस्ट है ये जो सोर्स है, सब सोर्स जितने भी सोर्सेज पढ़े ना, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमने ये सोर्सेज पढ़े ना, तो उसमें जो है वो सबसे जो चीपेस्ट बोला है वो कौन सा सोर्स है,
डेप्ट कैपिटल, और डेप्ट कैपिटल में क्या इंक्लूड होता है, कंपनी अगर डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू अगर पैसा फंड इकट्ठा करती है तो वो सबसे सही है, इसमें चीपेस्ट बोला है। However, the regular payment of interest and the refund of capital is a constant burden of the on the company. ठीक है, अब बोला है कि जैसे however the regular payment of interest, ठीक है, अगर जैसे कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रही है, उसमें जो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उसमें आप हमने पढ़ा था ना अकाउंट्स में कि प्रेफरेंस शेयर जो है उनको प्रेफरेंस मिलती है, इंटरेस्ट में पहले दिया जाता है इक्विटी शेयर से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे तो रेगुलर मतलब कंपनी को अगर प्रॉफिट हो या ना हो बट उसे रेगुलर पेमेंट करनी होती है इंटरेस्ट की, इस पे प्रेफरेंस शेयर पे, ठीक है। तो बोला है यहाँ पे कि द रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिफंड ऑफ कैपिटल इज अ कांस्टेंट बर्डन ऑफ ऑन कंपनी। तो अगर रेगुलर पेमेंट की जा रही है और कैपिटल फंड की जा रही है तो उसमें वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक बर्डन होता है, ठीक है। On the other hand, a company is free in respect of payment of dividend and refund of equity share capital, but because of the presence of a great number of equity shareholders, there is a possibility of the control getting lax. अब यहाँ पे बोला है कि अब कंपेयर कर रहे हैं ना कि इसमें बोला है कि डेप्ट कैपिटल जो है वो क्या है, सबसे चीपेस्ट सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा रहे हैं तो कंपनी को कैपिटल रिफंड करनी होती है और रेगुलर पेमेंट करनी होती है इंटरेस्ट, तो कंपनी पे वो बर्डन रहता है, इसलिए डेप्ट कैपिटल को जो है वो चीपेस्ट सोर्स माना गया है। ओके, यस मैम। ठीक है। बट यहाँ पे है ना कि आफ्टर मेकिंग, यहाँ पे लिखा है ना इन दिस वे आफ्टर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड। अब देखो एनालाइज करना पड़ता है, एनालिसिस करने पड़ते हैं कंपनी को, ये अब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं ना, जैसे डेप्ट कैपिटल हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया। अब कंपनी को एनालाइज करना होगा या ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना होगा कि वो कितना जो प्रोपोर्शन है वो शेयर कैपिटल का लॉन्ग टर्म सोर्सेस की जो सोर्सेस जो होंगे उनसे कितना कितना फंड जो है वो अरेंज करे, जैसे इक्विटी शेयर को इश्यू करके कितना अरेंज करे, प्रेफरेंस शेयर को कितना अरेंज कर सकते, मतलब वो एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस जो है उसमें प्रोपोर्शन जो है लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल वो डिटरमाइन किया जाता है, ये बहुत जरूरी है इसको लिखना। After making an analysis of various factors, the proportion of long-term sources of capital is determined. Okay? Yes मैम। Clear है बेटा यहाँ तक? Yes। Clear है। अब मुझे बताना है आपने कि जो long-term sources है फाइनेंस के वो क्या क्या होते हैं, बताइए बेटा। लॉन्ग टर्म सोर्सेस फाइनेंस के क्या क्या होते हैं, कहाँ से कंपनी फंड अरेंज कर सकती है, अगर उसे लंबे टाइम तक या ज्यादा अमाउंट की जरूरत है तो वो कैसे करेगी अरेंज फंड। बताओ बेटा स्टूडेंट्स, अभी पढ़ा हमने, अक्षिता। यस मैम। सुनिधि। मैम प्रेफरेंस शेयर से और से इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, रिटेन अर्निंग से, डिवेंचर से। पर ये जितने भी सोर्सेस हैं उन सभी के अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, ठीक है, इसलिए Yes, कंपनी को एनालाइज करना पड़ता है कि कौन से जो सोर्सेस हैं उनसे किसको वो प्रेफरेंस दे, किससे वो जो है वो फंड अरेंज करे, ठीक है। तो ये वो उसको एनालाइज करना पड़ता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेरियस सोर्सेस हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, तो उसको एनालाइज करना पड़ता है और उसके बाद डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखो जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर थे ना उसको अफेक्ट करते थे, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे, उसी तरह फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन है, ठीक है, समझ गए बेटा।
Yes, ma'am. अब हेडिंग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? किसी चीज को बनाने में या उसको बनाने में जो खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट कॉस्ट भी जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करती है ना। ठीक है, तो इसमें है द कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज डिफरेंट। अब जितने भी फाइनेंस के सोर्सेज हैं, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े, तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है ना बेटा, अलग अलग कॉस्ट होती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोला है जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट्स हैं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट है। जो डेप्ट क्या होते हैं? डेप्ट होते हैं जैसे लोन वगैरह या डिवेंचर्स, उस पे क्या होता है? इंटरेस्ट का रेट देना पड़ता है। इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है और वो पे करना होता है। ठीक है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड expectations of the shareholders on equity share capital are in the form of cost। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी भी रेट ऑफ डिविडेंड, उनको भी डिविडेंड जो है वो पे करना होता है। If the situation happen in to be favorable, the benefit of cheap finance can be availed of by choosing debt capital। अब इनकी जो कॉस्ट होती है वो अलग अलग होती है। देखो, जैसे इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे या प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, तो जो उनके शेयर होल्डर्स होंगे तो वो क्या करेंगे? वो डिविडेंड जो है वो उनको डिविडेंड चाहिए होता है। ठीक है, अगर जैसे टोटल डेप्ट या डेप्ट कैपिटल से अगर अरेंज कर रहे हैं फंड, तो क्या होता है? वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो देना पड़ता है। तो एक जगह इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को, दूसरी जगह डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशंस जो है ये कंपनी को एनालाइज करने पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा सोर्स जो है वो उसको प्रेफरेंस दे कंपनी। और जो कॉस्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की, वो अफेक्ट करती है फाइनेंसिंग डिसीजन को। ओके, समझ गए? जो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट मतलब जो टोटल कैपिटल है, डेप्ट कैपिटल है, अगर अरेंज किया जा रहा है फंड डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा कंपनी को। अगर कंपनी अरेंज कर रही है फंड प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के थ्रू, तो उसको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना होता है। ठीक है, तो ये जो डिसीजंस हैं, ये जो उनकी कॉस्ट है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं उनकी जो कॉस्ट है वो फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या करती है? अफेक्ट करती है। ओके, Yes, ma'am. ओके बेटा, नेक्स्ट है रिस्क। Yes, रिस्क ma'am. क्या होता है? रिस्क क्या होता है? रिस्क को हिंदी के में क्या बोलते हैं? मैम खतरा। खतरा, ठीक है। तो रिस्क, डेब्ट कैपिटल इज मोस्ट रिस्की and from the point of view of risk it should not be used। अब देखो, यहाँ पे एक चीज बोली है कि जो डेब्ट कैपिटल है वो क्या है? हमने पहले पढ़ा चीपेस्ट सोर्स है। चीपेस्ट सोर्स है मतलब इजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, डेब्ट कैपिटल, बट ये क्या है? रिस्की भी है। समझ गए? तो डेब्ट कैपिटल से अगर कंपनी अरेंज कर रही है फंड, तो वो रिस्की भी है। तो जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर भी फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। जो डेब्ट कैपिटल है इज मोस्ट, डेब्ट कैपिटल में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे और साथ में आएगा आपका डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को इशू करके जो अरेंज किया जाता है।
पैसा, ठीक है। तो रिस्की है, डेब्ट कैपिटल इज मोर रिस्की एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क इट शुड नॉट बी यूज्ड, इसको यूज नहीं करना चाहिए। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेब्ट कैपिटल जो है वो नहीं यूज करनी चाहिए। समझ गए बेटा? ठीक है। तो रिस्क जो है वो भी फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। समझ गए? यस। ओके बेटा। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, from the point of view of flotation cost, retained profit is more appropriate source, therefore its use should be made. ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट बोला, अगर देखा जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, रिटेन्ड प्रॉफिट। अब रिटेन्ड प्रॉफिट क्या होता है? रिटेन प्रॉफिट क्या होता है? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनियां करती है डिविडेंड पे करने के बाद, डिविडेंड देने के बाद जो अमाउंट बचता है ना प्रॉफिट का, उसको बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। तो कंपनी बोलती है कि सॉरी, ये बोला जाता है, इसमें डिसाइड किया या एनालाइज किया जाता है कि जो रिटेन्ड प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएट सोर्स है फाइनेंस का, तो इसको जो है वो यूज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को। ठीक है। तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, रिटेन अर्निंग्स हैं, ये फैक्टर भी क्या करता है? अफेक्ट करता है फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट है फोर्थ, कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है? कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? पढ़ा है ना हमने कैश फ्लो, क्योंकि हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वहां पे भी कैश फ्लो जो पोजीशन है वो, या कैश फ्लो पोजीशन जो है वो भी अफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, और यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन को भी अफेक्ट करती है। तो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? आपको ये लास्ट यूनिट है अकाउंट्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स की आती है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट कैश फ्लो होता क्या है थोड़ा सा हमने मीनिंग तो कर लिया है, थोड़ा सा हमने समझ तो लिया है कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो का मतलब होता है कि कितना कैश जो है वो इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश जो है वो आउटफ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं कैश फ्लो। अब जब हम कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि जो कैश का फ्लो है, इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है, उसकी पोजीशन कैसी है, कितना कैश जो है वो आ रहा है और कितना कैश जो है वो जा रहा है, तो उसकी पोजीशन भी जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करती है। समझ गए? कैश फ्लो का मतलब होता है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, मतलब कितना कैश जो है वो इनफ्लो हो रहा है और कैश, कितना कैश जो है वो आउटफ्लो हो रहा है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन भी फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करती है। अब देखो कैसे करती है। इफ द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी इज गुड, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन जो है वो अच्छी है, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट and the refund of capital can be easily made। ठीक है, अब कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन अगर सही है, बिल्कुल अच्छी है, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, ठीक है, डेब्ट होता है लोन या ऋण बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है, उस पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, एंड द रिफंड ऑफ कैपिटल कैन बी इजीली मेड। तो जो डेब्ट है उस पे जो इंटरेस्ट है वो इजीली पे किया जाएगा और कैपिटल की रिफंड भी जो है वो इजीली बन जाएगी। ठीक है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ चीप फाइनेंस, डेब्ट कैन बी गिवन प्रायोरिटी। अगर कंपनी की कैश पोजीशन अच्छी है तो किसका एडवांटेजेस जो है वो मिलना चाहिए कंपनी को, किसका लेना चाहिए? डेब्ट का, मतलब डेब्ट के थ्रू अगर वो इजिली जो है वो इंटरेस्ट पे कर सकती है डेब्ट पे, तो उसको चीप फाइनेंस का एडवांटेज लेना चाहिए। डेब्ट कैन बी गिवन प्रायोरिटी, तो डेब्ट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ठीक है,
समझ गए, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, डेप्ट जो है, जैसे डेप्ट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट है आपका Yes. लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, इन बिजनेस देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बिजनेस में जो है मेनली टू टाइप्स जो है वो कॉस्ट के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और है फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। ठीक है, तो जो ये लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये भी कंपनी ये भी फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक तो हमने कॉस्ट पढ़ा था, सिंपल कॉस्ट भी अफेक्ट करती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट भी फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करती है। तो कैसे करती है, जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें क्या इंक्लूड होता है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो रेंट ऑफ द बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ, देखो कैश से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये फैक्टर्स भी फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। रेंट ऑफ बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो भी फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो भी अफेक्ट करेगा फाइनेंसिंग डिसीजन को। पेमेंट ऑफ सैलरी वो भी फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी करता है, और ये किसके अंदर आते हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट एक्सेट्रा। तो इंटरेस्ट मतलब डेब्ट क्या बताया मैंने, लोन वगैरह बताए, तो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो क्या होगा, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड होगा क्योंकि इंटरेस्ट है, पहले से ही डिसाइड होगा, ये रेट रहेगा और इस टाइम मतलब इतने टाइम के अंदर पे करना होगा। तो वो फैक्टर भी क्या होता है, फैक्टर ये जो कॉस्ट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ये भी फाइनेंशियल डिसीजन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ओके, यस। ओके स्टूडेंट्स, कितने पॉइंट्स हुए अभी, 5 पॉइंट्स हुए। आपको जो क्वेश्चन आता है इस लेसन में से, या तो क्वेश्चन आएगा आपको डिसीजंस पूछे जाते हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, और एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसके आगे जो है फाइनेंशियल प्लानिंग है, एक टॉपिक है इसके आगे। तो आपके 3 जो है डिसीजंस हैं, ठीक है, उसमें से हमने सेकंड ये वाला डिसीजन कर लिया है। आपको मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिसीजन, 3 डिसीजन में से कोई भी एक डिसीजन आपको किसी भी सीरीज में पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 3 है, अगर डिसीजन ही पूछे जाते हैं तो तीनों ही आ सकते हैं आपको। ठीक है, अब फर्स्ट होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। तो हम अभी कल हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था, आज हमने फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ लिया। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंसिंग डिसीजन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, तो ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। आपकी जो 9th यूनिट है, आपको पता है कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है, और 10 मार्क्स में जो यूनिट है उसमें कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं, 3 चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो जो आपके क्वेश्चंस की रेशियो बनती है, किस तरह से आने क्वेश्चन, 2 + 3 + 5। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, जो पेपर बनाते हैं वहां पे उनका करता है कि मतलब कितने मार्क्स जो है वो फर्स्ट 9.1 चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है, 9.2 चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है, 9.3 से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है। बट आपकी जो 9.1, 2, 3 इनको छोड़ के जो यूनिट बनती है वो 9th यूनिट बनती है, और आपकी 9th यूनिट जो है वो आपको 10 मार्क्स की आती है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन जो आपने रेडी करना है वो एटलीस्ट 3 और 5 मार्क्स का तो होना ही चाहिए। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन है, तो आपने इसका मीनिंग बताना है कि फाइनेंसिंग डिसीजन जो है उसमें फाइनेंस के सोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और फैक्टर अफेक्टिंग लिख देने हैं। अभी हमने 5 पढ़े, एक और करवा देती हूँ, 5 मार्क्स का आ सकता है आपको। ठीक है बेटा, Yes, एक और लिखेंगे, ये 5.2 होंगे,
बट आपको अगर बड़ा वाला क्वेश्चन आता है एटलीस्ट आपको 6 जो पॉइंट है मीनिंग तो लिखना ही है, उसके साथ एटलीस्ट 6 पॉइंट जो है आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट लिखेंगे, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, आपको ये चैप्टर कैपिटल मार्केट का पूरा चैप्टर है, इससे अगले वाला है 10th यूनिट है आपकी, कैपिटल मार्केट आएगा जिसमें सेबी वगैरह होंगे। ठीक है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, बुलिश टाइम ब्रिंग मोर प्रॉफिट। शेयर कैपिटल शेयर के जो प्राइसेस होते हैं वो जब रेज होते हैं, राइज होते हैं तो बुलिश मार्केट बोलते हैं, और डाउन में जाते हैं तो उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, बुलिश टाइम ब्रिंग मोर प्रॉफिट। ठीक है, बुलिश टाइम में जो है वो कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है। देयरफॉर द पीपल लाइक टू इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी शेयर्स, इसलिए जो लोग हैं वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, ऑन द कॉन्ट्रेरी द प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रेरी द प्रॉफिट्स आर लो व्हेन देयर इज अ बेयर मार्केट। ठीक है, और जब बेयर मार्केट होती है ना तो क्या होता है कि प्रॉफिट जो है वो लो होते हैं। द पीपल गिव प्रेफरेंस टू डेब्ट कैपिटल इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, इसलिए लोग जो हैं वो कहाँ प्रेफरेंस देते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने, किसको प्रेफरेंस देते हैं, डेब्ट कैपिटल को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने को प्रेफरेंस देंगे। वो कहाँ देंगे प्रेफरेंस, डेब्ट कैपिटल में, इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो डेब्ट कैपिटल में जैसे डिवेंचर्स वगैरह हो गए वहां पे उसको वो प्रेफरेंस देंगे, ना कि शेयर्स पे देंगे वो प्रेफरेंस। ठीक है, अगर बुलिश टाइम होगा, बुलिश मार्केट होगी, ठीक है, तब तो वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने को प्रेफरेंस देंगे, वहां पे पसंद करेंगे वो पैसा इन्वेस्ट करना। अगर बेयर मार्केट होगी तो वो डेब्ट कैपिटल में जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा सही समझेंगे। ठीक है, देयरफॉर द सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड बी chosen keeping in view the position of the market। ठीक है, इसलिए बोला है द सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस के सोर्स हैं उनको मार्केट पोजीशन जो है उसको देखकर जो है चूज किया जाना चाहिए। समझ गए, जो कैपिटल मार्केट है उसकी जो सिचुएशन है उसको देखकर जो फाइनेंशियल रिलेटेड सोर्सेस हैं उनको चूज किया जाना चाहिए। ठीक है, कि जो मार्केट है वो किस उसमें चल रही है, बुलिश मार्केट है या बेयर मार्केट है, तो उसको देखकर जो है तो फाइनेंसिंग डिसीजन को कैपिटल मार्केट भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। ओके बेटा, सुनिधि, सेजल, अक्षिता, यस यस मैम। क्लियर हुआ? आपने 6 पॉइंट लिखना है और 6 पॉइंट्स में से आपको बता दिए हैं कौन कौन से लिखने हैं। आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना है कि ये फाइनेंसिंग डिसीजन होते क्या है, उसमें क्या क्या आता है, फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेस होते हैं। फिर उसके बाद आपने लिखने हैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन जो है एटलीस्ट आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो 6 होने चाहिए, क्योंकि आपको जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है तो आपके पास जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का होगा, तो एटलीस्ट आपके पास मीनिंग और 6 पॉइंट होने चाहिए। क्लियर बेटा? तो अभी आप फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन बताएंगे मुझे, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। मैम कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, फ्लोटेशन कैपिटल मार्केट। ओके ओके बेटा, यस मैम। अब इसको जैसे कॉस्ट है तो कॉस्ट में उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप क्या लिखेंगे उसमें? उसमें क्या लिखेंगे, जो कॉस्ट है सोर्सेज की, फाइनेंशियल जो सोर्स है, फाइनेंस के सोर्स है वो उनकी डिफरेंट। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। ठीक है, ये भी मतलब जो कॉस्ट है, जो सोर्सेस है फाइनेंस के, उनकी डिफरेंट कॉस्ट होती है, और जो कॉस्ट है
वो क्या करती है, अफेक्ट करती है फाइनेंसिंग डिसीजन को। ठीक है, डेब्ट है तो डेब्ट पे रेगुलर पेमेंट करनी होती है इंटरेस्ट की। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर से अगर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अगर अरेंज करना है फंड, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट फैक्टर जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। रिस्क, नेक्स्ट रिस्क में क्या लिखेंगे बेटा, क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट को? डेब्ट कैपिटल इज more